एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 12 नवंबर शिफ्ट 2 पहला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द कंपनी फेस्ड अ डाउनटर्न इन प्रॉफिट्स ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। तो डाउनटर्न का मतलब होता है गिरावट या मंदी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्ज। सर्ज का मतलब होता है उछाल यानी तेजी से बढ़ना। इसके अलावा प्लंज का मतलब हुआ तेजी से गिरना, ये तो इसका एक तरह से सिनोनिम हो गया। डिक्लाइन का मतलब भी हुआ गिरावट, और रिसेशन का मतलब होता है मंदी की अवधि, ये भी डाउन टर्न से ही संबंधित है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मीनिंगफुल एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड ब्लैंक। तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज क्या करता है, तो एक तो वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का यानी कि दिल के हेल्थ को अच्छा करता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। इसके अलावा और क्या किस चीज को वो कम करता है, तो इनमें से क्या हो सकता है। तो जब सारी चीजों में जो है एक हेल्थ से रिलेटेड, एक बीमारियों से रिलेटेड बात की जा रही है, तो हम किस चीज की बात कर सकते हैं, तो स्ट्रोक बोल सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है मस्तिष्क आघात, मानसिक आघात बोल सकते हैं इसे, तो इसके लिए हम स्ट्रोक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक जो है वो स्ट्राइक का V2 है। स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल करना, और स्टॉक मतलब तो हो गया भंडार या फिर शेयर बाजार से रिलेटेड भी स्टॉक हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रोक यहाँ पर करेक्ट सेंस बनाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। वन मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट मतलब उसकी उपलब्धियों पर जो है उसे बहुत ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। तो जब यहाँ वन की बात की जा रही है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वन हो गया, तो आगे जो इसके लिए प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो भी इसी से रिलेटेड करेंगे। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो वो हिज नहीं होगा बल्कि वंस होगा, तो इसलिए हम इसे ऑफ वंस अचीवमेंट से सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आफ्टर द लॉन्ग एंड टीडियस प्रोजेक्ट Sarah felt like she was at the limit of her patience। तो at the limit of her patience मतलब हुआ कि अपने सहन शक्ति की सीमा पर है वो। इसके लिए हम ईडियम जो यूज करेंगे वो हो जाएगा एंड ऑफ हर रोप, यानी कि इससे ज्यादा वो सह नहीं सकती है, ये इसकी सहन शक्ति की सीमा पे हो गया। इसके अलावा टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब हुआ किसी बड़ी समस्या का केवल एक छोटा, मतलब वो है बड़ी समस्या लेकिन तुमको सिर्फ छोटा सा वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिनिशिंग लाइन मतलब वो रेखा जहां तुम दौड़ या प्रतियोगिता समाप्त करते हो। क्रॉस रोड्स का मतलब हुआ एक ऐसी स्थिति जहां पर तुम्हें एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। द वॉचमैन ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू कैच द थीफ ऑफ द होटल। तो ट्राइड एवरी पॉसिबल वे यानी कि जितने पॉसिबल वे थे सबको उसने ट्राई किया, हर संभव प्रयास किया। तो इसके लिए जो हम मीडियम यूज करते हैं वो होता है एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू। एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू जो है इसका मतलब होता है किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। इसके अलावा कॉल्ड इट अ डे का मतलब हो गया उस दिन के काम को उसी समय बंद करने का फैसला करना, मतलब आज के लिए इतना है। अराइव्ड एट द 11th आवर का मतलब हुआ अंतिम संभव समय पर पहुंचना, और कट द कैकल का मतलब हुआ बकवास बंद करके महत्वपूर्ण बात पर आना। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। Identify the segment that contains a grammatical error. She speaks so soft that hardly anyone can hear her. तो वो बहुत सॉफ्ट बोलती है, तो ये ऐसा नहीं लगता है कि ये गलत बोला जा रहा है, वो सॉफ्टली बोलती है, ये ज्यादा सही साउंड करेगा। क्योंकि स्पीक वर्ब है, उसको अगर हमें और डिफाइन करना है तो उसके लिए हम एडवर्ब का यूज करेंगे। तो शी स्पीक्स सो सॉफ्टली होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। और यहाँ पर जो हार्डली लिखा हुआ है, यहाँ हार्डली मतलब है कि मुश्किल से ही कोई सुन पाता है। नेक्स्ट है The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. I have made the cupcakes, so please hand out them to me. तो यहाँ जो hand out phrasal verb का यूज किया गया है ये गलत तरीके से किया गया। hand out जब हम यूज करते हैं तो उसमें प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लीज हैंड देम आउट। ये जो हैंड आउट देम है ये तुम्हारा गलत लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन सी जो है तुम्हारे बी में है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। इसका करेक्ट बनेगा प्लीज हैंड देम आउट टू मी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन
that can substitute the underlined segment in the given sentence. My manager thanked the staff for their continued dedication and support. तो यहाँ पर स्टाफ की बात की जा रही है, तो स्टाफ के लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो देयर गलत किया गया है। देयर की करेक्ट स्पेलिंग होती है THEIR। ये वाला जो देयर हुआ वो स्टाफ्स के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम देयर का यूज करेंगे, ये THER वाला देयर नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट है select the correct spelling of the underlined word in the given sentence. Sometimes the nicknames of children given to them by their loved ones in childhood give them a true sense of embarrassment, especially when they are called by those names in front of others. इसमें embarrassment की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। embarrassment की करेक्ट स्पेलिंग होती है EMBARRASSMENT, embarrassment, यानी उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब भी कोई उसके निकनेम से उसे बाहर दूसरों के सामने बुलाता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स ऑफ द इंसिडेंट। तो यहाँ पर ऑफ द इंसिडेंट गलत लग रहा है, क्योंकि अगर हमें इंसिडेंट के बारे में बताना है तो किसी चीज के बारे में बताने के लिए हम अबाउट का यूज करते हैं, ना कि ऑफ का। होना चाहिए अबाउट द इंसिडेंट, तो ये तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वाइल द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसेस वोलेटिलिटी फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ब्लैंक मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो जब स्टॉक मार्केट जो क्या एक्सपीरियंस करता है, वोलेटिलिटी मतलब एक सेंस ऑफ अस्थिरता। तो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो मार्केट ट्रेंड्स को मॉनिटर करते हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो मॉनिटर का यहाँ पे कौन सा चीज यूज हो, मतलब कौन सा तुम्हारा रूप एक तरह से या कौन सा फॉर्म तुम्हारा यूज होना चाहिए, ये चीज यहाँ पूछ रहा है। तो देखो ये एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है कि जब ऐसा होता है तो वो ऐसा करते हैं, तो एक सामान्य सत्य या एक सामान्य आदत की बात की जा रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, हो जाएगा फाइनेंशियल एनालिस्ट मॉनिटर मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटेंगल। इंटेंगल का मतलब होता है फंसाना या उलझाना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रैप। ट्रैप भी हम फंसाने के लिए यूज करते हैं, किसी जाल में फंसाने के लिए। इसके अलावा इंट्रूड मतलब होता है मतलब दखल देना एक तरह से, या फिर अवैध रूप से प्रवेश करना। और इनलार्ज का मतलब हुआ बड़ा करना या विस्तार करना, और इनग्रॉस का मतलब हुआ पूरी तरह से ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम थिंकिंग अबाउट कलरिंग माई ब्लैंक। तो किस चीज को कलर कराने की बात वो सोच सकता है, तो हेयर, एयर या हेयर। तो ये जो बालों वाला हेयर है इसको वो कलर करवा सकता है। बाकी ये जो HERE वाला हेयर है इसका मतलब होता है खरगोश, EIR मतलब हवा, और HEIR वाला हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी या फिर हवा या फिर खरगोश को वो क्यों कलर करेगा, अपने बालों को रंग कराने का वो सोच सकता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सिंस यस्टरडे द पुलिसमैन हैड बीन वेटिंग फॉर द वुमन टू टेक अ डिटेल्स ऑफ अ केस। तो यहाँ पर द और वुमन के साथ तो द यूज किया गया है जो कि सही है, लेकिन डिटेल्स और केस के साथ अ यूज कर लिया। जब पुलिसमैन और वुमन के साथ द यूज कर रहा है, इट मींस दैट किसी स्पेसिफिक केस की बात की जा रही है, तो उसके डिटेल्स भी स्पेसिफिक होंगे, तो इसमें हर जगह द ही यूज होना चाहिए। तो सिंस यस्टरडे द पुलिसमैन हैड बीन वेटिंग फॉर द वुमन टू टेक द डिटेल्स ऑफ द केस, ये तुम्हारा करेक्ट होगा। क्योंकि देखो अगर ए लगा दोगे अ वुमन, तो अगर कोई औरत आ रही है किसी केस का कोई खास डिटेल देने के लिए, तो इसको तुम एक स्पेसिफिक औरत मानोगे ना, उसको अ वुमन कैसे कह सकते हो, और तो इंडिफिनिट हो गया। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर। अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइंड पार्ट्स आर गिवन एज ऑप्शंस। वी नेवर एक्सपेक्टेड मोस्ट फ्रॉम हर। तो इसे जो है नेवर एक्सपेक्टेड, जब किसी से हम उम्मीद करते हैं तो उसको अगर जनरल सेंस में बोलना हो, जैसे यहाँ पर तो किसी भी तरह की ना तो तुलना की गई है ना ही कोई अदर रेफरेंस दिया गया है, तो इसलिए हम जनरल सेंस में इसे लेंगे। तो जनरल सेंस में हम बोलते हैं कि हमने उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, तो यहाँ पर ज्यादा के लिए हम मोस्ट का नहीं बल्कि मच का यूज करेंगे। वी नेवर एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम हर, यानी हमने कभी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मच फ्रॉम हर, हाँ सही है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पर्टिकुलेट, स्टबल, आउटसोर्स या टैकीटर्न। इसमें तुम्हारा
स्टबल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, या तो ये स्टबर्न लिखना चाह रहा होगा, स्टबर्न मतलब जिद्दी, या फिर स्टबल जिसमें पहले एल आता है फिर ई आता है, स्टबल मतलब होता है ठूंठ। तो या तो हो सकता है स्टबर्न यूज कर रहा होगा या स्टबल है, लेकिन ये STUBBAL ये कोई वर्ड है ही नहीं, इसलिए ये गलत है। इसके अलावा पर्टिकुलेट मतलब होता है कणों से संबंधित, आउटसोर्स का मतलब बाहरी सोर्स से कोई काम कराना, और टेसिटर्न का मतलब होता है जो कम बोलता हो। नेक्स्ट है select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. I concur with the decision of our principal when he says that students who display indiscipline should be dismissed from the institute irrespective of their academic achievements. तो कंकर मतलब होता है सहमत होना, इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो हो जाएगा डिफर मतलब होता है असहमत होना या अलग राय रखना, तो डिफर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोइंसाइड मतलब होता है मेल खाना, तो मेल खाना या सहमत होना लगभग एक ही तरह का सेंस देता है। क्रेडिट मतलब जमा करना या श्रेय देना, और प्रोमोट का मतलब उसको बढ़ावा देना या पदोन्नत करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। रितु वॉज स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज स्टार्टिंग। तो देखो इसमें वॉज स्टिल स्टैंडिंग, यानी ये तो एक कंटिन्यूइंग प्रक्रिया बता रहा है कि ऋतु जो है वो लाइन में ही खड़ी रही, जो कि उसका खड़ा होने का क्रिया जारी है। लेकिन फिल्म के स्टार्ट होने का क्रिया तो एक पॉइंट ऑफ टाइम का है ना, कि फिल्म स्टार्ट हो गई, इसके लिए हम यूज करेंगे फिल्म स्टार्टेड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज, जो कि बिना किसी योजना के किया गया हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा डेलिबरेट मतलब होता है सोच समझकर या जानबूझकर किया गया काम। डर्टी मतलब गंदा, स्कार्स मतलब दुर्लभ, और सेपरेट का मतलब अलग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू लुक ब्लैक, तो टू लुक ब्लैक का मतलब होता है खराब लगना या बुरा लगना, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा टू सीम अनफेवरेबल, यानी वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा टू रोल ऑन आइस का मतलब होता है ये बर्फ पर लुढ़कने का मतलब हो गया, ये किसी तरह का इडियम नहीं है। इसके अलावा टू गिव एन अप्रूविंग एक्सप्रेशन, इसका मतलब हुआ किसी का सहमति करना। टू क्राई बिटरली यानी फूट फूट कर रोना। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, ये थोड़ा बड़ा पैसेज था इसलिए मैंने 2 पेज में कर दिया है, मतलब 2 स्लाइड में कर दिया है, उसको पढ़ लो एक बार। अब क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5, चलो अब बनाया जाए। Westminster's Abbey's blank was one of the Edward the Confessor's greatest accomplishment as King of England from 1042 to 1066। ये देखो ये 1 के बाद जो फुल स्टॉप लिखा हुआ है ये फुल स्टॉप नहीं है बल्कि ब्लैंक तुम्हें दर्शा रहा है, तो इसलिए इसे फुल स्टॉप मत कंसीडर करना। तो वेस्टमिनिस्टर एबीज, तो यहाँ तुम्हारा वेस्टमिनिस्टर एबी जो है वो एक तरह का बिल्डिंग है, तो उसका क्या हो सकता है जो एडवर्ड का एक ग्रेट अचीवमेंट है, यानी उसके ग्रेट उपलब्धि है, तो उसका निर्माण हो सकता है। क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री, कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट या कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है, उसका निर्माण जो है वो उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा ज्योमेट्री तो गणित की एक शाखा हो गई, तो ये तो यहाँ पर रेफरेंस में ही नहीं आ रहा है। फिर कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है विन्यास करना या व्यवस्थित करना, तो किसी बिल्डिंग को तुम व्यवस्थित कैसे करोगे, हालांकि ये यहाँ पर थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन ऑप्शन में है तो हमें इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अरेंजमेंट मतलब ये होता है व्यवस्था करना, तो ये भी यहाँ पर सेंस बनाता है, लेकिन हमें जब कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऑप्शन में तो इन दोनों को कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब क्या है? एडवर्ड वॉज किंग एथेल्डर्स सन एंड ही हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर एज हिज फादर वॉज नोन टू बी एन इनकम्पिटेंट रूलर। तो देखो उसका पिता इनकम्पिटेंट रूलर थे, इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उसे भी महान बनना होगा। द डेन्स ड्रोव एडवर्ड फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही लिव्ड इन एग्जाइल इन नॉर्मंडी। तो डेन ने क्या किया? एडवर्ड को इंग्लैंड से निकाल दिया और अपने एग्जाइल पीरियड में यानी कि अपने निर्वासित जीवन में जो है वो नॉर्मंडी में रह रहा था। अकॉर्डिंग टू लेजेंड एडवर्ड प्रॉमिस्ड दैट इफ ही कुड मेक इट बैक टू हिज रेल्म इन सेफ्टी, यानी अगर वो दोबारा जिंदा पहुंच जाता है तो ही कुड ट्रेवल टू सेंट पीटर्स इन रोम, तो वो सेंट पीटर जो चर्च है वहां पे ट्रेवल करेगा। अप टू हिज रिटर्न एंड ब्लैंक इन विनचेस्टर इन 1042, यानी कि उसके रिटर्न और क्या होने के बाद, तो जब वो रिटर्न हुआ होगा तो उसके साथ क्या हुआ होगा? इनॉग्रेशन, डेथरॉनमेंट, कोरोनेशन या पर्सोनिफिकेशन। तो कोरोनेशन जो है वो करेक्शन बनाता है। कोरोनेशन का मतलब होता है उसका राज्याभिषेक, जो राजा बनते हैं उसका राज्याभिषेक किया जाता है, तो जब वो वापस आया होगा तो उसका राज्याभिषेक किया गया होगा। इसके अलावा इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, तो ये तो हो नहीं सकता। डेथरॉनमेंट इसका मतलब होता है पद से हटाना,
तो वो तो किसी पद पे था ही नहीं, तो उसको हटाओगे किस पद से। और पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण, जो कि जनरली भगवान वगैरह का किया जाता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ कॉर्डिनेशन जो है वो करेक्ट सेंस बनाता है। इसके बाद क्या है, इन विंचेस्टर इन 1042 ही डिस्कवर्ड दैट ही कुड नॉट अबैंडन हिज सब्जेक्ट, वो अपने प्रजा को जो है अबैंडन नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। ही वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज प्लेज बाय द पोप, तो पोप द्वारा तो उसे अपने जो प्लेज था उससे फ्री कर दिया गया था, बट ओनली इफ ही स्टैब्लिश्ड और ब्लैंक अ मोनास्ट्री डेडिकेटेड टू सेंट पीटर। तो अगर उसे जो है पोप तभी फ्री करेंगे उसके प्लेस से जब वो एक क्या स्थापित करे, एक मोनास्ट्री स्थापित करे जो कि सेंट पीटर को डेडिकेटेड हो। तो स्थापित करना या फिर क्या करने का सेंस दे सकता है यहाँ पर, ऑप्शन देख लो, डेकोरेट, रेनोवेशन, फिक्स या अपडेट। तो डेकोरेट यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है कि तुम जो है एक मोनास्ट्री मतलब होता है एक तरह का मठ, जो कि तुम्हारा धार्मिक स्थल से संबंधित हो गया, कि तुम एक मोनास्ट्री डेकोरेट करो या फिर कंस्ट्रक्ट करो। इसके अलावा रेनोवेशन मतलब होता है जीर्णोद्धार करना, तो ये तो जो चीज पहले से बनी हुई है उसी का जीर्णोद्धार करोगे। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, और अपडेट का मतलब होता है अद्यतन करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, हमें पहले तो क्वेश्चन देखना होगा क्या है, अ मोनास्ट्री डेडिकेटेड टू सेंट पीटर, एज अ रिजल्ट वेस्टमिंस्टर एबे वाज कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्मन ब्लैंक। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वेस्टमिंस्टर एबे को कंस्ट्रक्ट किया कहाँ पे, तो नॉर्वे के ब्लैंक में। तो देख लेते हैं नॉर्वे के कहाँ किया गया होगा, लेबर ड्यू स्टाइल या डिजाइनेट। तो देखो यहाँ पे नॉर्मन जो वो एक जगह नहीं बल्कि वो एक शैली को दर्शा रहा है कि वेस्टमिंस्टर एबे जो तुम्हारा इमारत है उसे किस वास्तुकला डिजाइन में बनाया गया, तो उसे नॉर्मन स्टाइल में बनाया गया। तो इसके लिए हम स्टाइल यूज करेंगे, नॉर्मन स्टाइल। इसके अलावा लेबल का मतलब हो गया अपना नाम देना, डब का मतलब बेनाम देना हो गया, और डब वैसे इसके लिए भी यूज करते हैं जब हम लोग किसी दूसरे भाषा में उसको डबिंग करते हैं। और डिजाइनेट मतलब भी हो गया नामित करना, तो ये तीनों आएगा नहीं, स्टाइल यहाँ पे करेक्ट सेंस दे रहा है। इसके बाद क्या है, he believed that London was not the blank place to build the minster, hence a location known as Westminster was discovered to be the west of the metropolis। तो उसने क्या बिलीव किया कि लंदन जो है वो इस मिनिस्टर को बनाने के लिए कैसा जगह नहीं है। तो देखो कहीं और बनाया गया, इट मीन्स दैट ये बोलना चाह रहा होगा कि लंदन इसके लिए ठीक जगह नहीं है। हम क्या यूज करेंगे, सीज, अलॉट, एनेक्स या अप्रोप्रिएट। तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे करेक्ट सेंस देता है कि लंदन इसके लिए अप्रोप्रिएट यानी कि सही जगह ना है, इस वजह से उसने वेस्टमिंस्टर में उसको बनाया। सीज का मतलब होता है जब्त करना, अलॉट यानी कि सीट आवंटित करना, और एनेक्स का मतलब कब्जा करना। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।